7 बजे उसका फ़ोन मुसलसल बजने लगा। उसने नींद में ही 2 बार कॉल काटी थी, लेकिन फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसने नींद में से तंग आते कॉल उठाई और वीडियो कॉल थी वो। उसने कान के साथ फ़ोन लगाया। क्या है? मैं सो रही हूँ, बाद में कॉल कीजिएगा। हनी, तुम 10 मिनट लेट हो। रियाजी की क्लास के लिए, सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वही वहशत से भरी सर्द और संजीदा सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आई और झटके से फ़ोन कॉल से हटाती नंबर देखने की नीयत से फ़ोन सामने किया तो अंदाज़ा हुआ कि वो वीडियो कॉल है। उफ़, हुलिया दुरुस्त करो, मज़ीद 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, मुखालिफ ने बोला और कॉल काट दी। अब फरिश्ते को पता था कि वाकई उसके पास 5 मिनट ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो तेज़ी से उठी और मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर बाहर आई, अपने लैपटॉप को निकाला और उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगी। वो ऐसा सिर्फ उसके खौफ से कर रही थी। कॉल आते ही उसने कनेक्ट की। उसकी तरफ की स्क्रीन पर अंधेरा था, जबकि वो पूरी की पूरी कैमरे में देखी जा सकती थी। क्या किताबों के बगैर तुम इतनी लाइक हो कि रियाजी समझ सको? वही आवाज़। वो डर कर उछली और फिर रियाजी की किताब, पेन और डायरी ले आई। मुखालिफ ने मेज़ पर पड़ा लैंप ऑन किया तो उसके हाथ और उसकी डायरी नज़र आने लगी, जिस पर वो उसे समझाने वाला था। उसे उन हाथों में किसी की मुशाबहत महसूस हुई, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? उस शख्स की याद फिर से आते उसका दिल धड़का। तुम सुन रही हो? नहीं, फरिश्ते ने कहते कॉल काट दी और सब चीज़ें खुद से दूर करती बाहर अपने कमरे से मुंसलिक टेरेस पर चली आई। अज़लान नज़र फिर से उसके दिलो दिमाग पर छाया था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन उसे कहाँ परवाह थी। उसे वो दिन याद आया तो फिर से काम गई। गहरा सांस भरा। अब दिमाग उस शख्स की तरफ चला गया था। वो कौन था और उसे क्यों डरा रहा था? वो समझ नहीं पा रही थी। क्या उसे किसी को बताना चाहिए? लेकिन उसके पास कौन था उसकी मुश्किलात को सुनने वाला? तल्ख सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। वो रात तक वहीं टेरेस पर मौजूद रही। जब बुआ ने खाने का बताया तो बाहर निकल गई। खाने के बाद उसने बालों में तेल लगवाया और कितनी ही देर उनके साथ रही। 10 बजे अपने कमरे में दाखिल हुई। सामने का मंजर देख उसकी रूह फना हुई। उसका लैपटॉप ज़मीन पर टूटा पड़ा था। वो करीब आई और टूटी स्क्रीन पर स्टिकी नोट चिपका था जिस वो करीब आई तो टूटी हुई स्क्रीन पर स्टिकी नोट चिपका देखा, जिस पर कुछ लिखा था, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगी तो ज़रूरत नहीं इसे पास रखने की, और अगली बार मेरी कॉल काटने पर नुकसान इतना सा तो बिल्कुल नहीं होगा हनी। ये चंद अल्फाज उस पर तहरीर थे। उसने चीख कर लैपटॉप को खुद से दूर किया तो बुआ फ़ौरन अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ फरिश्ते? ये कैसे टूटा? उन्होंने फरिश्ते के हाथ में दबा कागज़ नहीं देखा था, सिर्फ लैपटॉप के टुकड़े देखे। पता नहीं, जब मैं बाहर थी तो आपने ठीक से रखा नहीं होगा, इसीलिए गिरकर टूट गया। अब काम किस पर करोगी? अज़लान को बताना पड़ेगा, वही नया भेजेगा। वो सब कह रही थी, लेकिन वो तो अब तक अज़लान और उस लैपटॉप को देखते थमी थी। फिर गहरा सांस भरा और खड़ी हुई। बुआ, अज़लान को बोले मुझे कल ही लैपटॉप चाहिए। बेटा इतनी जल्दी? अभी फ़ोन करें उसे, मेरा काम है करने वाला, और अब की बार मुझे महंगे वाला चाहिए, मेरी पसंद का। बुआ ने फ़ोन किया और उसे बताया तो वो कुछ बोला कि बुआ हैरान हुई। बेटा कल इतनी जल्दी वहाँ से कैसे भेजोगे? फरिश्ते ने होंठ भींचे। मुझे कल ही चाहिए। वो इतनी तेज़ आवाज़ में तो बोली ही थी कि मुखालिफ सुन सकता था, और वो सुन भी चुका था। बुआ मैं कल भिजवा दूंगा। और अगली सुबह लैपटॉप उनके घर डिलीवर कर दिया गया था, और वो कोई आम लैपटॉप नहीं था। वो यहाँ का सबसे महंगा लैपटॉप फरिश्ते ने देख लिया था, लेकिन हाथ नहीं लगाया था अभी तक। फिर यूनिवर्सिटी चली गई। लाशऊरी तौर पर हसन और नौशीन के साथ बैठ गई। वो भूल गई थी कि उनके साथ रहने पर भी उस अनजान शख्स की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। मैं देखना चाहता हूँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो तुम, और पता है मैं तुम्हें कैसी लड़की समझता हूँ? आज़म ने उसे देखते हुए कहा, जो दीवार के साथ लगी अब कांप रही थी। मुझे जाने दे। क्यों? किसी अनजान शख्स के एक बार बुलाने पर चली आई हो, और अब यूं ड्रामे? ज़ारा की आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी लड़की समझते हैं आप मुझे, जो यूं ही अनजान लड़कों से फ़ोन पर बातें करती हो और किसी के भी एक बार बुलाने पर चली आई? अनजान लड़कों से? मेरा खुदा गवाह है, मैंने आपके अलावा किसी से कभी बात नहीं की। मेरी मोहब्बत की यूं तजलील तो ना करें। जाने दे मुझे, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करती जाओ। आज़म ने उसके करीब कदम बढ़ाए। जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने सालों जिस शख्स की मोहब्बत का दम भरा है वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। आपको आपकी मोहब्बत इसीलिए नहीं मिली क्योंकि आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, और कदर ना करो तो छीन लिया जाता है, इश्क भी और रिज्क भी। आज़म ने करीब आते उसके बाजू थामे तो वो सहम गई। उसने सांस तक रोक लिया था और आंखें ज़ोर से मींच ली। कितनी मोहब्बत है मुझसे? सवाल दोहराया गया। बिल्कुल भी नहीं। कितनी मोहब्बत है मुझसे, और कब से जानती हो मुझे? आज़म उस पर हल्का सा झुका था। जब हम स्कूल में थे तो मैं आपकी जूनियर थी, तब
तब से वो सर झुकाए रोते हुए जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है और ना कभी होगी। ये फ़ज़ूल किस्म की हरकतें करना बंद करो और मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। न जाने कितने और लड़कों से। ज़ारा ने तड़पते झटके से सर उठाते उसकी तरफ देखा तो वो मज़ीद कुछ बोल नहीं सका। कम अज़ कम आपकी तरह किसी शादीशुदा इंसान पर तो नज़र। वो कहती रुक गई और अपने कंधों से उसके हाथ झटके। जाने दे मुझे, जाओ, आज़म ने कहा और वैसे ही खड़ा रहा। सिर्फ अपने हाथ हटा लिए थे उसके कंधे से उसने तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब आप बेफिक्र रहें, आपने एक कदर करने वाला शख्स खो दिया है। मैं अब कभी आपको तंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास तो और भी बहुत से लड़के हैं ना बात करने के लिए, बकौल आपके। यहाँ बुलाकर इज्जत देने और मेरी आंखों को खोलने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ज़ारा ने ये अल्फाज रूंधे लहजे में कहे और बाहर निकल गई, जबकि आज़म अज़हर वहीं खड़ा रह गया था और दरवाजे को तकता रहा। सर गाड़ी निकालूं? जहांगीर उस्मानी को बाहर निकलते देख ड्राइवर ने फ़ौरन कहा। नहीं। वो बोलते कदम उठाते बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गए जहां बारिश शुरू हो गई थी। आज पहली बार वो उस आलीशान महल से अपनी गाड़ी के बगैर निकले थे, अपनी औलाद की औलाद के लिए। वो तेज़ी से कदम उठा रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था वो दूर नहीं गई होगी ज़्यादा, और इस बार वो अपनी औलाद की औलाद को यूं रुलता नहीं देखना चाहते थे। पहले ही उसकी ज़िंदगी में काफ़ी महरूमियाँ रही थी उनकी वजह से। मेरी गुड़िया। उसे आहिस्तगी से कदम उठाते देख वो मुतमईन हुए और वहीं कदम जमाते उसे देखा जो बूंदाबांदी में अब भीगने लगी थी। कौनैन ने मुड़कर देखा और फिर कदम आगे बढ़ा लिए। मेरी बच्ची रुक जाओ, दादा की बात तो सुनो, वो शफकत से कहते आंखों में मखसूस सी चमक लिए उससे बोले तो वो रुक गई, लेकिन मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। तो जहांगीर उस्मानी ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। कभी बड़ों को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने उसके पास जाते अपनी चादर का एक कोना उस पर दिया, जैसे उसे ज़माने के सर्दो गर्म से बचाया। कौनैन को फ़ौरन शायान उस्मानी याद आया जो यूं ही उसकी चादर से छेड़खानी किया करता था। कौनैन को फ़ौरन शायान उस्मानी याद आया जो यूं ही उसकी चादर से छेड़खानी किया करता था। वो सब याद करते उसने आंखें मीच लीं। कहाँ जा रही हो? अपने असल की तरफ, संजीदगी से जवाब आया था। दादा को माफ़ नहीं करोगी? क्या इतना आसान होता है किसी की गलतियों को पल में माफ़ कर देना? बचपन से अब तक मैं ये सब देखती आई हूँ कि आपके पास सब कुछ था, हमारे पास क्या था? आप पुराने लोगों के लिए फरसूदा रसूमात और रिवायात रिश्तों से अहम क्यों होती हैं? वो अपने कदमों को देखती बोल रही थी। इन सवालात के जवाब जहांगीर उस्मानी के पास तो शायद बिल्कुल ना थे। चलो, नहीं, मुझे वापस जाना है जहाँ से मैं आई थी। अब आप वहाँ रहेंगी जहाँ हम कहेंगे, वो बोले तो कौनैन ने उनकी तरफ देखा तो वो उसे साथ लगाते उसके माथे को चूम गए। नहीं, ये वक्ती सहारे नहीं चाहिए हमें। वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना चाह रही थी लेकिन चाह कर भी कर नहीं पाई थी क्योंकि वो पहले ही काफ़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा करके आ चुकी थी उनसे, और अगर उसके बाप को ये सब पता चलता तो वो यकीनन नाराज़ होते। मेरा बेटा कहाँ है? आपके तमाम बेटे आपकी रियासत में मौजूद हैं, लौट जाएं। कौनैन उनसे 2 कदम दूर हुई और आगे को चल दी। लोगों के लिए आसान है माफ़ी मांग लेना, लेकिन उस शख्स की तकलीफ़ का कफ़ारा दुनिया की कोई चीज़ अदा नहीं कर सकती जिसने सालों अजियतों को अकेले बर्दाश्त किया और आखिर में बिस्तर से जा लगा। उसने अपने पीछे कदमों की चाप साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वो पीछे मुड़ने की बजाय आगे बढ़ती चली गई। अस्पताल के सामने जा रुकी लेकिन पीछे मुड़कर बिना देखा और अपने बाप से मिलने से पहले रिसेप्शन पर आई। मुझे अपने वालिद साहब को यहाँ से ले जाना है। पर मिस, वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं ऐसे अचानक, बस मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ और जो उनका इलाज करवा रहे हैं उनसे कहिएगा उस लड़की ने आपकी नौकरी करके आपके लगाए पैसों का हिसाब बराबर कर दिया है। लड़की ने पीछे उस बुजुर्ग को देखा जिनकी चाल, जिनके नकूश ही उसे रोबदार से महसूस हो रहे थे। लड़की ने पीछे उस बुजुर्ग को देखा जिनकी चाल, जिनके नकूशी उन्हें रूपदार और वजीह बनाते थे। उन्होंने सर हाँ में हिलाया तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सर हाँ में हिलाया। कौनैन अपने बाप के कमरे में चली गई। पीछे जहांगीर उस्मानी भी लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे हो लिए और दरवाजे के बाहर जा रुके तो बिलाखिर कौनैन ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा। चलेंगे नहीं अंदर? वो इस्तफसार करने लगी तो जहांगीर उस्मानी लरसते हाथों और कदमों से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए जहां खावर उस्मानी बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़े थे। बाबा! कौनैन की आवाज़ पर उन्होंने मुस्कुराकर आंखें खोली लेकिन सामने मौजूद शख्सियत को देख पत्थर के होकर रह गए थे।
अब्बा जान। उनके लबों से अदा हुआ तो जहांगीर उस्मानी ने आंखें पल के लिए बंद करके वाह की। ये वो खावर उस्मानी नहीं था जिसे उन्होंने निकाला था रिवायात का पास ना रखने पर, लेकिन ये तो कोई कमज़ोर सा झुर्रियों ज़दा चेहरा और शिकन से भरे कपड़ों में मौजूद हंडियों का पंजर था। अपने तमाम बेटों की सहूलियात और सेहतमंद वजूद याद करते उन्हें लगा कि रब उन्हें इतनी नाइंसाफ़ी पर कभी माफ़ नहीं करेगा, तो वो पलटने लगे। अब्बा जान, मिलकर तो जाएं। खावर उस्मानी की तड़प पर कौनैन ने उन्हें देखा तो वो सालों बाद भी अपने बाप की बेरुखी पर मचल उठे थे। जहांगीर उस्मानी करीब आए, फिर खावर उस्मानी को गले लगा लिया। मेरा खावर। काफ़ी देर वो दोनों यूं ही गले लगे रहे। कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी अहमियत रखती है। माफ़ करना अपने बाप को, रब को और तुम्हारी माँ को, न जाने कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं। वो दोनों बाप बेटे रो दिए थे। कौनैन आहिस्तगी से बाहर निकल गए। इस घर में जाने का कुछ फ़ायदा तो हुआ था कि उसके बाप को सालों बाद अपने बाप की शफ़क़त नसीब हुई थी, और वो जानती थी कि अब खावर उस्मानी बेहतर हो जाएंगे। शायद सालों बाद अपने वालिद से मिलकर उनकी बेचैनी दूर हुई थी, लेकिन नहीं। कुछ देर बाद अंदर से आती चीख की आवाज़ सुनती वो फ़ौरन कमरे में दाखिल हुई, जहां उसके बाप की सांसें तेज़ हुई थी। बाबा। वो दौड़ती उनकी तरफ आई। आपने आपने कुछ कहा है ना मेरे बाबा को? अभी तो वो बिल्कुल ठीक थे। कौनैन जहांगीर उस्मानी पर चीखी तो खावर उस्मानी ने उसका हाथ थामा और सर ना में हिलाया। उनकी तबीयत खुशी और गम के एहसासात से ख़राब पड़ी थी। जब इंसान को अचानक वो खुशी दे दी जाए जिसकी उम्मीद ही छोड़ दी हो उसने, तो शायद इंसान ऐसे ही हो जाता है। इतनी देर में डॉक्टर भी आ गए थे। उन्होंने चेकअप किया और अब आधे घंटे बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। आप जाएं यहाँ से, उसने जहांगीर उस्मानी को कहा तो वो खामोशी से उसे देखने लगे, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिले। खावर उस्मानी ने होश में आते ही फिर से अपने बाप को मुस्कुरा कर देखा। उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो जहांगीर उस्मानी ने पहले कौनैन को देखा और फिर अपने बेटे के पास पड़े स्टूल पर बैठ गए। मेरी बेटी ने मिलवा दिया मुझे आपसे, खावर उस्मानी आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए बोले तो जहांगीर उस्मानी मुस्कुरा भी ना सके। क्या बताते कि सालों पहले उनको धुतकारा गया था और आज उसी घर में उनकी बेटी को भी धुतकार दिया गया था। हम कब घर जाएंगे कौनैन? उन्होंने कौनैन से पूछा तो वो उनके पास आई। मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। वो बाहर निकल गई तो जहांगीर उस्मानी ने बेटे का माथा चूमा, जो कुछ ही लम्हों में सेहतमंद नजर आने लगा था उन्हें अब। बाबा, सब घर पर कैसे हैं? सब ठीक है, तुम आराम करो। जहांगीर उस्मानी उठने लगे कि कौनैन को देख सकें। कहाँ जा रहे हैं? खावर उस्मानी ने तड़प कर पूछा। तुम्हारी औलाद को संभालने, जो मुझसे सख्त खफा है। वो बोलते बाहर निकल गए तो खावर उस्मानी मुतमईन होते आंखें मूंद गए। फिर जहांगीर उस्मानी ने सब खुद किया था। शाम तक उनके रहने का इंतज़ाम, उनके घर का सामान, सब, अस्पताल का खर्चा। और अब वो वापस आकर कौनैन के साथ बैठे, जो बाहर ही थकी सी बैठी थी। जहांगीर उस्मानी साथ बैठे उसके, और फिर अपनी चादर को उस पर डालते उसे जैसे खुद में छुपा लिया। अब की बार उसने हरकत की और अपना सर जहांगीर उस्मानी के सीने से लगाते हिचकियों से रोने लगी। क्या हम बाप बेटी इतने बुरे हैं दादा जान? बिल्कुल नहीं मेरी गुड़िया, तो सबसे प्यारी है। वो उसके माथे को चूमते शफकत से बोली। देखें, फिर भी आपके पोते ने मुझे धुतकार दिया, मुझे धोखा दिया। तुम्हें उससे मोहब्बत है? नहीं। वो सख्ती से बोली तो जहांगीर उस्मानी चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे वो झूठ बोल रही थी। नहीं तो वो कभी उनके पोते की शिकायत यूं रोते हुए ना करती। सब ठीक कर देगा वो। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना अब। वो ज़िद्दी बन रही थी, या शायद अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके पीछे भी कोई है जो उसे हर हाल में सपोर्ट करेगा। दादा जान, आप मुझ में या शायान में से किसी एक को चुने आज। मैं उसे गिरते देखकर भी आपके पीछे आया हूँ मेरी गुड़िया। क्या अब भी तरजीह देने को कुछ रहता है? वो बोले तो वो मुतमईन हो गई, लेकिन दिल एक पल के लिए धड़का था उसकी हालत का सुनकर, लेकिन नज़रअंदाज कर गई। आप उसे कभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं? ठीक है, वादा करें आप। कौनैन ने उनकी आंखों में देखते वादा लेना चाहा, जैसे उसे यकीन ना हो कि उसके दादा अपने पोते को नहीं बताएंगे। वादा, उसे कभी हम तक नहीं पहुंचने देंगे। वो फिर से बोली। वो आपसे इश्क का दावा करता है, उसके इश्क को जांच लेते हैं आपके साथ ही। मैं आपको छुपा दूंगा। आपके वादे के मुताबिक देखते हैं वो कितनी देर लगा आप तक पहुंचने में। उन्होंने नहीं कहा था कि वो उस तक उसे पहुंचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि वो वक्त लगाएगा मगर पहुंच जाएगा उस तक। हम कभी भी उससे नहीं मिलेंगे। वो जैसे सहारा मिलते उसकी सारी शिकायत लगा रही थी। आप अपनी जगह छोड़ रही हैं कौनैन? कौनैन खामोश हो गई।
इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसे याद आया शायान ने कहा था कि उसकी ज़िंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं बनती, और वो जानती थी कि वो सच था। वो ये भी जानती थी कि धोखा जैसा शायद कुछ आगाज़ में रहा हो, लेकिन उसके बाद के सारे लम्हात, सारे जज्बात सच्चे थे शायान उस्मानी के, क्योंकि उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। हर बार खुद के करीब आने पर